हाय एवरीवन। पिछले पार्ट के अंदर हमने डिस्प्लेसमेंट करंट की बात की थी और हमने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट करंट की नीड क्या थी। एक्चुअली एम्पेयर सर्किटल लॉ वैलिड नहीं था कुछ रीजन्स के अंदर कैपेसिटर्स के, तो वहां पर क्योंकि हमें उसको वैलिड कराना था, हमें करंट की जरूरत है जिसको हमने बोला डिस्प्लेसमेंट करंट। और फिर उसके बाद मैक्सवेल ने एक अपडेटेड इक्वेशन दी, ठीक है, जिसको हम मैक्सवेल्स इक्वेशन बोलते हैं। इस पार्ट के अंदर, सेकंड पार्ट के अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बात करेंगे कि क्या होती हैं, इनका सोर्स क्या है, कैसे प्रोड्यूस होती हैं और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड पार्ट। तो इस सेकंड पार्ट के अंदर हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सोर्स एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऑलराइट, तो चलिए कॉन्सेप्ट वीडियो 1 शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यहाँ पर वेव पार्ट है, ठीक है। तो जस्ट लाइक एनी अदर वेव, इट्स अ वेव। ओके, एंड इफ यू रिमेंबर व्हाट इज अ वेव, बेसिकली हम एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर दो तरीके से पहुंचा सकते हैं। ठीक है, आइदर हम एनर्जी को लें किसी बॉडी के अंदर, किसी बॉडी के अंदर उसको डालें जैसे कि काइनेटिक एनर्जी, और फिर हम उसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाएं। ठीक है, ये तो एक तरीका होता है एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने का। एक दूसरा तरीका होता है दैट इज वेव। वेव के अंदर हम क्या करते हैं, हम एनर्जी को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं बट विदाउट एक्चुअली मूविंग एनी मीडियम। हम बस मीडियम के अंदर जो डिस्टर्बेंस हो रहा है उस डिस्टर्बेंस के थ्रू हम एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ओके, सो डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम or without medium, transporting energy from one location to another location without transporting medium. Okay, so let me repeat. हम एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम कैसे ले जा सकते हैं, आइदर हम उसको किसी ऑब्जेक्ट में दें और ऑब्जेक्ट को मूव कराएं, तो यहां पर मटेरियल मूव कर रहा है, ठीक है, या फिर हम एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ऐसे मूव कराएं कि जो मैटर है वो तो वहीं रहे और एनर्जी चली जाए। जो ये दूसरा तरीका है ना, इसको हम बोलते हैं वेव और वेव मोशन। ठीक है, तो वेव के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं और ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, सॉरी, हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं विदाउट एक्चुअली मूविंग द मीडियम को मूव किए बिना। मैटर यहां पर मूव नहीं करता एक प्लेस से दूसरे, मैटर अपनी जगह पे रहता है, बस एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह। ओके, जैसे कि साउंड। ठीक है, अगर मैं साउंड की बात करता हूं तो जो एयर पार्टिकल वो तो वही है, बट एनर्जी मेरी जो साउंड एनर्जी मेरे गले से जो निकल रही है वो यहाँ इस माइक्रोफोन के अंदर जा रही है। ठीक है, तो एनर्जी मेरे गले से आपकी तरफ आ रही है, ठीक है, मतलब माइक की तरफ जा रही है, और बीच में जो मटेरियल मीडियम है ना वो अपनी मीन लोकेशन पर अभी भी मौजूद है, वो मूव नहीं कर रहा। तो ऐसे एनर्जी ट्रांसफर होती है। अब देखो, दो तरह की वेव्स होती हैं, हम वेव्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जहां पर पार्टिकल्स का जो डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के अलोंग होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव्स। ठीक है, साउंड वेव इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो देखिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या हो रहा है, एनर्जी एक पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जा रही है, ठीक है, लेफ्ट साइड से राइट साइड, बट जो पार्टिकल्स की जो पोजीशन है वो अनचेंज्ड है पहले और बाद में, बट एनर्जी ट्रांसफर हो गई। ओके, नाउ लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है कि जो एनर्जी का ट्रांसफर है, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, और जो पार्टिकल्स की जो डिस्प्लेसमेंट है, उनका जो मोशन का जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन में, वो पैरेलल है। दूसरी तरह की वेव होती है दैट इज ट्रांसवर्स वेव्स, जहां पर पार्टिकल्स का जो ऑसिलेशन है, उनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो परपेंडिकुलर होता है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, तो मतलब एनर्जी जहां ट्रांसफर हो रही है, जिस डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रही है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं, दैट इज ट्रांसवर्स वेव। अब ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल्स, लाइट सबसे जो लाइट तो चलो हम बाद में देखते हैं कि लाइट कैसे ट्रांसफर वेव है, बट लाइट से भी अच्छा एग्जांपल मैं दे सकता हूं कि अगर मैं एक स्ट्रिंग लूं और उस स्ट्रिंग को मैं अगर ऊपर नीचे ऑसिलेट करूं एक एंड से, तो उस पर जो वेव्स बनती हैं दैट इज ट्रांसवर्स वेव। ऑलराइट, नाउ हम देखेंगे कि लाइट कैसे एक ट्रांसवर्स वेव है। तो स्ट्रिंग ऑफ गिटार वेव्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ओके, सो डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉन मटेरियल वेव्स। बेसिकली जितने भी हम वेव्स ऑब्जर्व करते हैं हमारे एवरीडे लाइफ के अंदर, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जैसे कि साउंड वेव्स, वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, वेव्स थ्रू गिटार स्ट्रिंग्स,
या फिर मतलब अगर हम अर्थक्वेक की बात करें तो अर्थक्वेक भी एक तरह का क्या होता है, वेव्स की फॉर्म में आता है। ये सारी मटेरियल वेव्स है। यहाँ पर बिना किसी मैटर के, बिना किसी मटेरियल मीडियम के हम एनर्जी को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। बट एक स्पेशल टाइप ऑफ वेव होती है जिसके अंदर हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती, ठीक है। एनर्जी सन से, सन पर रिएक्शन हो रहा है, न्यूक्लियर रिएक्शन। अब सन पे न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है और हमारे पास हीट एनर्जी आ रही है, लाइट एनर्जी आ रही है। वो कैसे आ रही है? बीच में तो कुछ मीडियम नहीं है, बीच में सिर्फ वैक्यूम है, ठीक है। इनफैक्ट क्योंकि हम अर्थ पे देखते हैं कि हमें कोई मटेरियल मीडियम चाहिए एनर्जी ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो पुराने लोगों ने सोचा था कि सन से एनर्जी अगर अर्थ की तरफ आ रही है, इसका मतलब बीच में कोई मीडियम है। और ये मीडियम उनको नहीं पता था क्या है, और उन्होंने उसको नाम दिया ईथर, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा डिटेल करने की जरूरत, ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है वैसे तो, लेकिन जस्ट टू गिव एन आइडिया कि ये जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि भाई एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो हमें एक मटेरियल मीडियम चाहिए, बहुत स्ट्रांग था, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत स्पेशल वेव्स हैं, ओके। पुराने लोगों को लगा कि ये भी कोई स्पेशल वेव नहीं, इनको भी कोई मटेरियल मीडियम चाहिए, उन्होंने नाम दे दिया ईथर। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कुछ मीडियम की जरूरत नहीं है, वो वैक्यूम से, मतलब कुछ भी ना हो तब भी वो प्रोड्यूस होके हमारे पास आ सकती है, ओके। तो देखो ये एक सिंपल सी पिक्चर है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस this EM wave which moves in this direction which is perpendicular to both electric field and magnetic field, okay। बेसिकली अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और दोनों चेंज कर रही हैं, तो इन दोनों के चेंज होने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन प्रोपगेशन ऑफ वेव आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है एएम वेव्स, ठीक है। यहां पर इस जिफ के थ्रू, GIF के थ्रू हम समझ सकते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है वाई के अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है जेड के अलोंग, और एक्स की डायरेक्शन में हमारी एनर्जी मूव कर रही है या डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है। और आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि तीनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस EM वेव्स, ओके। बेसिकली ये एक डेफिनेशन है EM वेव्स की। एन एक्सेलरेटेड और ऑसिलेटेड चार्ज जनरेट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। अब इसको समझने के लिए देखो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं। इमेजिन करो हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ऑसिलेटिंग चार्जेस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है ना, ये हम सब जानते हैं कि बिकॉज ऑसिलेटिंग चार्ज का एक्सेलरेट कर रहा है। तो अगर चार्जेस ऑसिलेट कर रहे हैं तो इस ऑसिलेटिंग चार्ज से ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और ये जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है यही तो प्रोड्यूस करती है मैग्नेटिक फील्ड, है ना। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटिंग है तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऑसिलेटिंग होगी, ओके। सो फ्रॉम ऑसिलेटिंग चार्ज will get oscillating electric field and from oscillating electric field will get oscillating magnetic field। और ये जो oscillating magnetic field है फिर ये प्रोड्यूस करेगी oscillating electric field, और ये oscillating electric field फिर प्रोड्यूस करेगी oscillating magnetic field and the cycle will repeat itself। ऐसे साइकिल घूमती रहेगी, ठीक है। तो ऑसिलेटिंग चार्ज से ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, फिर ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड ऐसे चलता रहेगा। तो मतलब चार्जेस तो एक जगह ऑसिलेट करे, वेव प्रोपगेट कैसे कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को प्रोड्यूस करते हुए आगे चल रहे हैं और ऐसे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। और यही रीजन है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, तो वैक्यूम में एक दूसरे को अपने आप को सस्टेन करती है, ओके। इसी तरीके से वो एक दूसरे को प्रोड्यूस करते हुए चलती है। सो फॉर द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वी डोंट रिक्वायर इवन चार्जेस, नो मास, नो मैटर, नो चार्ज, नथिंग, वी डोंट रिक्वायर एनीथिंग। वैक्यूम के थ्रू भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपगेट कर लेती हैं। तो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों के बीच में जो रिलेशन है इसी से हमारे पास क्या मिलती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओके। तो चलिए कॉन्सेप्ट टेस्ट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है
A plain electromagnetic wave travels in vacuum along z direction. What can you say about the directions of its electric and magnetic field vectors? तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन है, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, एनर्जी कहाँ ट्रेवल कर रही है, एनर्जी अलोंग जेड जा रही है। ठीक है, अगर हमें ये पता है कि प्रोपोगेशन अलोंग जेड है, तो व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो भी अभी तक हमने पढ़ा है वो थोड़ा सा यूज करना है। ठीक है, कि क्या प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में क्या रिलेशन है। ओके, पॉज द वीडियो फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट के लिए सोचिए। ओके, आई होप ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू हैव कम अप विद द राइट आंसर। आप सब लोगों ने सही से सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। सिंपल सी बात है, अगर जेड डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही है, इसका मतलब होगा कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये जो दोनों वेक्टर्स हैं, दे मस्ट बी परपेंडिकुलर टू दी जेड डायरेक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू जेड। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी इन एक्स वाई प्लेन, क्योंकि एक्स वाई पूरा प्लेन जेड के परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आइदर एक्स में है, अगर ये एक्स में है तो मैग्नेटिक फील्ड वाई में होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में है तो मैग्नेटिक फील्ड एक्स में होगा। तो ये है सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी इन द एक्स वाई प्लेन परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज शोन बिलो। ठीक है, तो जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेशन है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को वाई में लेता हूं तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड एक्स में होगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ऑलराइट, या फिर मैं मैग्नेटिक फील्ड भी ले सकता हूं वाई पे, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के अलोंग होगी और प्रोपोगेशन कहाँ है, टुवर्ड्स जेड। तो चलिए सेकंड पार्ट के कॉन्सेप्ट वीडियो 2 में हम बात करेंगे सोर्स एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। ठीक है, तो जैसा कि हमने पिछले कॉन्सेप्ट वीडियोस में बात की थी कि कोई एक्सेलरेटिंग चार्ज एक रेडिएशन एमिट करता है, और ये जो रेडिएशन है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में निकलता है। ओके, तो जब भी कोई चार्ज वाइब्रेट कर रहा है या ऑसिलेट कर रहा है, तो इसका मतलब वो एक्सेलरेट कर रहा है, क्योंकि वाइब्रेशन में, ऑसिलेशन में डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है, देयर हैज टू बी एन एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेटिंग चार्ज एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वैक्यूम के अंदर अपने आप को सस्टेन कैसे कर पाता है, इसको किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत क्यों नहीं होती, क्योंकि एक बार ऑसिलेटिंग चार्ज ने एक टाइम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड निकाल दी। ठीक है, एक बार मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी जो टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो वो प्रोड्यूस करेगी टाइम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, और टाइम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड फिर प्रोड्यूस करेगी टाइम चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर टाइम चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड दोबारा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड फिर दोबारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सो ऑन। ओके, तो आपने ऑसिलेशन कराया चार्ज का एक जगह, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को प्रोड्यूस करते हुए आगे चल रही है। ठीक है, और इसी तरह एनर्जी आगे जाती है। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर एंड नॉन मटेरियल वेव्स, दे आर नॉन मटेरियल वेव्स बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को किसी मटेरियल की जरूरत नहीं होती, वो वैक्यूम के अंदर एग्जिस्ट कर सकती हैं, और ये जो एग्जिस्ट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, यही क्या है, यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आगे चला रही हैं। ठीक है, यही तो है सोर्स, टाइम चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टाइम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ही तो सोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। ओके, अब ये ट्रांसफर्स क्यों है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हैं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, जैसे कि यहाँ पर जेड में दिखाया गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक्स और वाई डायरेक्शन में होंगे। ओके, तो चलिए इनकी इक्वेशंस के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या इक्वेशन है, मैग्नेटिक फील्ड की क्या इक्वेशन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, वेयर के इज द वेव नंबर एंड ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जस्ट लाइक एनी ट्रांसवर्स वेव जो हमने वेव्स चैप्टर में पढ़ी थी, एसएचएम एंड वेव्स हमने पढ़ा था ना कि ट्रांसफर वेव की इक्वेशन क्या होती है। तो ये है ट्रांसफर वेव की इक्वेशन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसी तरह मैं मैग्नेटिक फील्ड की भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, कि यहाँ है वेव नंबर, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ई नॉट इज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक वेव, एंड मैग्नेटिक फील्ड की जो वेव है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो बी नॉट है। ओके,
So omega is the angular frequency, k is the wave number, lambda is the wavelength, z is the direction of propagation, t is the specific time. तो वेव नंबर जैसा कि आपको याद होगा वो बराबर होता है 2 पाई बाई लैम्डा या फिर ओमेगा बाय स्पीड ऑफ वेव या फिर ओमेगा बाय वी। यहां पर v के जगह हम c यूज करते हैं बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट को हम डिनोट करते हैं c से। तो ओमेगा बाय c इज द वेव नंबर, या फिर अगर मैं वेव नंबर को c से मल्टीप्लाई करूं तो ओमेगा आ जाएगा। तो वही रिलेशन यहां लिखा हुआ है। और वेलोसिटी ऑफ एनी वेव इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेव इनटू वेवलेंथ। ये हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, ठीक है। ओके, तो जैसे कि हमने बात की थी मैग्नीट्यूड ऑफ वेव नंबर इज 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक है। जस्ट लाइक एनी अदर वेव इट इज 2 पाई बाय लैम्डा। और रिलेशनशिप बिटवीन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, इन सब में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो जैसे कि हमने कैलकुलेट किया था, अगर आपको याद होगा, कि अगर मैं एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट को मल्टीप्लाई करूं तो ये बराबर होता है 1 बाय सी स्क्वायर के, ठीक है। या फिर मैं लिख सकता हूं कि c इज इक्वल्स टू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट, ठीक है। ये और देखो यहां से आपको एक हिंट भी मिल रहा है कि एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी और एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दैट इज परमिएबिलिटी, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो लाइट है। तो यहां से एक हिंट भी मिल रहा है कि लाइट जो है वो कोई एक सेपरेट कोई फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, दैट इज जस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का एक कॉम्बिनेशन है। ओके, तो देखो यहां पर एक चीज तो तय है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक सिंगल फिनोमिना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक सिंगल फिनोमिना है। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर मैं बात करूं तो लाइट जस्ट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जो जो भी बाकी सारी चीजें हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब इसके इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कंपोनेंट्स हैं, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। ओके, तो फॉर एनी अदर मटेरियल, अगर मैं किसी और मटेरियल की बात करूं, ये तो हमने वैक्यूम में किया था, है ना। अगर किसी और मटेरियल की बात करूं तो वहां परमिटिविटी होगी एप्सिलॉन एंड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होगी म्यू। तो वहां पर स्पीड ऑफ वेव जो निकलेगी वो होगी 1 बाय अंडर रूट एप्सिलॉन इंटू म्यू। ओके, तो मटेरियल के साथ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी चेंज होती है। वैक्यूम के अंदर होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ऑलराइट, तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। आर यू रेडी? तो क्वेश्चन है, द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी अ चार्ज। ओके, अब ये चार्ज, इसके चार ऑप्शन है इनकी, इसकी स्टेट ऑफ मोशन: moving with a constant velocity, moving in a circular orbit, at rest, or falling in an electric field. So take your time and come up with an answer. Okay, so I hope आपने कोई आंसर अपना राइट डाउन किया होगा, ठीक है। देखिए, मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर मैं ए ऑप्शन की बात करूं तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस नहीं होगी। मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, अगर कोई चीज सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर मूव कर रही है तो उसका अंदर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है, तो यहां से तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलनी चाहिए। और इस पॉइंट को आप ना याद रखिए, क्योंकि जब हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करेंगे तो इस चीज को हम यूज करेंगे, ठीक है। कि अगर कोई चार्ज सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर मूव करता है तो उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन लगती है और उस एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है। ओके, इसका मतलब एनर्जी रेडिएट हो रही है। अगर कोई चीज रेस्ट पर है तो नॉन एक्सेलरेटिंग है, हेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉट जनरेटेड। और फॉलिंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, अब अगर कोई चीज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर गिरी है, कोई चार्ज गिरा है, तो उस चार्ज पे फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन आएगा, हेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहां पर दो ऑप्शन करेक्ट है, बी एंड डी, ठीक है। सर्कुलर मोशन के अंदर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है और जब कोई चीज इलेक्ट्रिक फील्ड में गिर रही है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, मतलब एक्सेलरेशन आएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट टेस्ट, which physical quantity is same for x-rays of wavelength this, red light of wavelength this and radio waves of wavelength this। ठीक है, हमारे पास एक्सरे है जिसकी वेवलेंथ दी गई है 10 इंटू 10 टू द पावर 10 टू द पावर -10 मीटर। रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ इज 6800 एंगस्ट्रॉम्स एंड
रेडियो वेव्स की वेवलेंथ है 500 मीटर। तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी सेम रहेगी, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और एक्सेलरेशन? सो पॉज दिस वीडियो फॉर 2 मिनट्स और अपना आंसर लिखिए। ओके, सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई। एक्सरे, रेड लाइट, रेडियो वेव, ये सब क्या है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पार्ट हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है वो फिक्स है वैक्यूम के अंदर या किसी भी एक मीडियम के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं एक्सरे, रेड लाइट या रेडियो वेव, अगर मैं वाटर के अंदर जाऊं तो इन सब की एक चीज सेम रहेगी, एंड दैट इज वेलोसिटी। कॉन्सेप्ट टेस्ट 3। A radio can tune into any station in the 7.5 megahertz to 12 megahertz band. What is the corresponding wavelength band? ठीक है, तो अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी की रेंज है तो क्या हम वेवलेंथ की रेंज निकाल सकते हैं? बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो चलिए आप खुद करिए, 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करिए और सॉल्यूशन खुद निकालने की कोशिश करिए। ओके, सो आई होप यू हैव कम अप विद एन आंसर। आपने कुछ सॉल्यूशन निकाला होगा, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास वेवलेंथ है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी है और हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, तो क्या हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं? बहुत सिंपल है, c इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। बस इस चीज को यूज करना है। ओके, c इज इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा। अब c तो कांस्टेंट रहेगा, 3 इंटू 10 टू द पावर 8, फ्रीक्वेंसी 1 इज 7.5 इंटू 10 टू द पावर 6, यहां से लैम्डा 1 आता है 40 मीटर्स। इसी तरह मैं लैम्डा 2 भी निकाल सकता हूं। लैम्डा 2 होगा c बाय न्यू 2, या फिर 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइड बाई 12 इंटू 10 टू द पावर 6। लैम्डा 2 आता है 25 मीटर। तो जो वेवलेंथ की जो रेंज है यहाँ 40 टू 25 मीटर है। ओके, कॉन्सेप्ट टेस्ट 4। A charged particle oscillates about its mean equilibrium position with a frequency of 10 to the power 9 hertz. What is the frequency of the electromagnetic waves produced by the oscillator? तो हमारे पास एक चार्ज ऑसिलेटर है, यहाँ पर चार्ज अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है 10 टू द पावर 9 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो यहाँ से प्रोड्यूस होंगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो अगर आपको याद होगा, मैंने आपको एक थॉट एक्सपेरिमेंट दिया था कि अगर एक चार्ज मैं ऊपर एज्यूम करूँ, एक चार्ज मैं नीचे एज्यूम करूँ, और वो दोनों ऑसिलेट कर रहे हैं, वो दोनों ऊपर नीचे आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम 0, फिर दोबारा मैक्सिमम। तो इस चीज में क्या हो रहा है, इस चीज को थोड़ा सोचते हुए सॉल्यूशन निकालिए कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो प्रोड्यूस होगी और जो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज कीजिए और सॉल्यूशन लिखिए। ओके, सो आई होप आपने सही आंसर निकाला, और वो है कि जो फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम होगी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मस्ट बी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। जो सोर्स के ऊपर चार्जेस जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहे हैं, उसी फ्रीक्वेंसी की हमारी वेव जनरेट होगी। सेकेंड पार्ट के कॉन्सेप्ट वीडियो 3 के अंदर हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जैसा कि हमने पिछली कॉन्सेप्ट वीडियो में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ट्रांसवर्स वेव होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट परपेंडिकुलर होते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, और वो आपस में भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वाई में है, मैग्नेटिक फील्ड अगर जेड में है, तो एक्स की तरफ हमारी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, जहां पर एनर्जी एक्चुअली मूव कर रही है। ओके, सो जस्ट लाइक एनी ट्रांसवर्स वेव, हम वो सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, जस्ट लाइक एनी अदर ट्रांसवर्स वेव। इस ट्रांसवर्स वेव की जो स्पीड होती है, इट इज ऑल्सो नोन एज स्पीड ऑफ लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिस स्पीड से मूव करती है वो बराबर होती है 1/√, परमिएबिलिटी इंटू परमिटिविटी, ठीक है, किसी भी मीडियम की। वैक्यूम के अंदर वो एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट होती है, और वहां से जो स्पीड आती है वो होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहां पर जैसे कि हम देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, जो सी है, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है वेव का। ओके, हम सब जानते हैं वेवलेंथ क्या होती है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट्स और ट्रोज, या फिर एक जो कंप्लीट वेव है उसकी लेंथ। एम्पलीट्यूड क्या होता है, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव। फ्रीक्वेंसी होती है एक सेकंड में कितनी वेव्स या कितनी बार ऑसिलेशन हो रही है, ठीक है, कितने साइकिल्स प्रोड्यूस हो रही हैं एक सेकंड के अंदर।
या पास हो रहे हैं। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 1/√epsilon naught into mu naught. Epsilon naught और mu naught, these are the permittivity and permeability in vacuum. ठीक है, एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी इन वैक्यूम एंड म्यू नॉट इज द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इन वैक्यूम। और अगर ये वैल्यूज में डालूं तो हमारी जो स्पीड ऑफ लाइट है इट कम्स डाउन अप्रोक्सीमेटली टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, उसमें जो रिलेशन है वो ये है कि बी नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट बाय सी। ओके, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है, मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है बी नॉट, और सी स्पीड ऑफ लाइट। एक बहुत ही नई चीज यहां पर हम जो पढ़ेंगे वो है पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर बेसिकली एनर्जी का फ्लक्स बताता है कि किस रेट से एनर्जी फ्लो कर रही है। ठीक है, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकेंड इज कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर। ठीक है, सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में है, तो पॉइंटिंग वेक्टर ऑब्वियसली x डायरेक्शन में होगा, बिकॉज जो हमारी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है, जहां पर एनर्जी फ्लो कर रही है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्योंकि एक ट्रांसवर्स वेव है। तो ये जो पॉइंटिंग वेक्टर है ये किसके बराबर होता है? पॉइंटिंग वेक्टर इज इक्वल्स टू E क्रॉस B बाय म्यू नॉट। ठीक है, और ये वेरियस केसेस जहां पर हम देख सकते हैं कि पॉइंटिंग वेक्टर एक्चुअली कैसे रिलेटेड है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, E क्रॉस B मतलब अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट याद है तो E क्रॉस B की जो डायरेक्शन होगी वो पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन होगी। याद रखना, कभी B क्रॉस E मत कर देना, B क्रॉस E वो नेगेटिव S हो गया। ठीक है, S इज E क्रॉस B। और क्योंकि अगर आपको याद होगा ये वेक्टर की प्रॉपर्टी है क्रॉस प्रोडक्ट की कि E क्रॉस B अगर मैं निकालूंगा तो E क्रॉस B की जो डायरेक्शन है मतलब जो S की डायरेक्शन वो E और B दोनों के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो S वेक्टर इज इक्वल्स टू E क्रॉस B बाय म्यू नॉट। SI यूनिट ऑफ S इज वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूनिक एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कि जो ऑप्टिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, जो हम देख पाते हैं, जो हम एक्चुअली विजुअली जिसको हम परसीव करते हैं, वो इलेक्ट्रिक वेक्टर उसके पीछे रीजन होता है। इलेक्ट्रिक वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑप्टिकल इफेक्ट। ये एक प्रॉपर्टी है, इसे जरूर याद रखना। ओके, और ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि मूविंग पार्टिकल्स जो होते हैं, जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, वो किस वजह से ऑसिलेट करेंगे? अगर कहीं पर भी कोई पार्टिकल जो विजुअल इफेक्ट दे रहा है, ठीक है, तो वो ऑसिलेट कर रहा है तभी देता है। और वो ऑसिलेट कौन कराता है उसको? इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑसिलेट कराएगी इलेक्ट्रिक फोर्स लगा के। ठीक है, तो हेंस इज द रीजन बिहाइंड द ऑप्टिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे कि लाइट होती है। द एनर्जी इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वली डिवाइडेड इन इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड मैग्नेटिक वेक्टर। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो टोटल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर में इक्वली डिवाइडेड होती है। ओके, सपोज अगर एनर्जी E है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इक्वली डिवाइडेड है। ठीक है, सपोज अगर मैंने एनर्जी 4 टाइम्स कर दी, इसका मतलब है कि एनर्जी इक्वली डिवाइडेड होगी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट में। द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, हमने पहले भी ये टर्म देखी हुई है। ठीक है, तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये हमने बहुत बार इस एक्सप्रेशन को यूज किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर भी। ठीक है, मैग्नेटिक कंपोनेंट जो होगा एनर्जी का, द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज हाफ B स्क्वायर बाय म्यू नॉट। ओके, B स्क्वायर बाय म्यू नॉट। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक रिलेशन है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में कि एप्सिलॉन एनर्जी में ऊपर आता है, यहां पर म्यू नॉट नीचे आता है। अब किसी भी वेव की जो इंटेंसिटी होती है वो होती है कि कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम में परपेंडिकुलरली आ रही है। ठीक है, किसी भी वेव की, किसी भी रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है वो हम कैलकुलेट करते हैं कि
एक पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में परपेंडिकुलरली कितनी हिट कर रही है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज डिफाइंड एज द एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम perpendicular to the propagation of electromagnetic wave, and it is given by S average, which is half epsilon naught E square into C, half epsilon naught E square into C। ठीक है, जस्ट C से हमने मल्टीप्लाई कर दिया जो हमारी एनर्जी डेंसिटी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, इसको अगर मैं C से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा इंटेंसिटी आ जाता है। ओके, तो अभी तक मैक्सवेल ने जो इक्वेशंस दी थी वो यू कैन से वो भी जस्ट इक्वेशंस थी। ठीक है, उन्होंने अपने जो भी ये फॉर्मूलेस फॉर्मुलेट करे दैट इज बिकॉज ऑफ द रीजनिंग ही गेव, द कंक्लूजन ही केम अप विद कि इंडक्शन करंट होता है, और जो मैक्सवेल इक्वेशन है उसको उन्होंने मैक्सवेल एम्पियर इक्वेशन बनाया, उसके अंदर कुछ चेंजेस किए। ठीक है, अभी तक चीजें थ्योरेटिकल थी, अभी तक बस आइडियाज थी, लेकिन हाइनरिक हर्ट्ज एक साइंटिस्ट थे और फिजिसिस्ट, आई शुड से फिजिसिस्ट, और उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एग्जिस्टेंस को कंफर्म किया था इन 1888। और 1888 और ये जो टाइम है बिफोर द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी और लेट 19th सेंचुरी, यहाँ पर एकदम इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया गया कि यूनिवर्स में जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो भी चीजें हैं, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिज्म की जो भी चीजें कहीं से भी रिलेटेड है, वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं थ्रू मैक्सवेल्स इक्वेशन। ओके, तो क्योंकि वेव है तो एनर्जी है तो क्या हम मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं? ठीक है, तो उसका जो रिलेशन है दिस इज मोमेंटम इज इक्वल्स टू एनर्जी डिवाइड बाय द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, ये हम मॉडर्न फिजिक्स के अंदर भी इसी सिमिलरली एक सिमिलर मेथड सिमिलर फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, मोमेंटम इज इक्वल्स टू म्यू बाय यू बाय सी। यू इज द एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और पी मोमेंटम है, सी इज स्पीड ऑफ लाइट। ओके, तो चलिए कॉन्सेप्ट टेस्ट करते हैं। आर यू रेडी? द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ हार्मोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज 510 नैनो टेस्ला। ठीक है, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ द वेव? अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है तो क्या आप इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं? डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला? इट इज बी नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट बाय सी। तो चलिए 2 मिनट के लिए सोचते हैं। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया था बी नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट बाय सी, हम इस एक्सप्रेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट का जो एम्पलीट्यूड है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, जो कि इस तरह है। चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आप एनसीईआरटी के 8.2, 8.3, 8.4 एंड 8.5 ये सब क्वेश्चन सब कर सकते हैं।